हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जावेद आलम खान। पिछले 20-22 सालों से मैं हिंदी विषय से जुड़ा हुआ, विशेषतया हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जामिनर के तौर पर मैं 17-18 सालों से एज ए एग्जामिनर कार्यरत रहा हूं और पिछले 2-3 वर्षों से एज ए मॉडरेटर हिंदी विषय से संबंधित कॉपियों को मैं मॉडरेट करता रहा हूं। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय में किस प्रकार से अच्छे अंकों की प्राप्ति आप कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके हिंदी प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न आते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन पेपर में शब्द जरूर बोल रहा हूं, प्रश्न शब्द मैं जरूर बोल रहा हूं, लेकिन आपके प्रश्न पत्र में, आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न शब्द नहीं लिखा रहेगा। प्रश्न शब्द की जगह आपको वहां पर कृति लिखी हुई नजर आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, आप प्रश्न शब्द को नहीं, कृति को ढूंढिएगा। कृति किस प्रकार से और कितने सब प्रश्नों के साथ, सब क्वेश्चंस के साथ आती है, ये आपको वहां पर देखना होगा और उसे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कितने कृतियां आती हैं आपके हिंदी क्वेश्चन पेपर में, मैं उसके बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी प्रश्न पत्र मतलब कृति पत्रिका में आपको 5 विभाग आने वाले हैं। ये 5 विभाग ही कृति 1, कृति 2, कृति 3, कृति 4, कृति 5 के नाम से आपको क्वेश्चन पेपर में रहेगा। ये कृतियां सब कृतियों के साथ मतलब उप प्रश्नों के साथ आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगी। आपको उनको ठीक से समझना होगा और उनको हल करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपके कृतियों के बारे में बता दूं, उनके वेटेज के बारे में बता दूं कि कितने अंकों का रहता है और सब प्रश्न यानी सब क्वेश्चंस किस किस प्रकार के होते हैं और आपको कैसे करना है। ये सारी चीजें आपको इसलिए समझना है क्योंकि जब आप अपने माइंड को सेटअप कर लेंगे कि हमको इतने प्रश्न हैं और हमको इतना टाइम देना है, जब आपको ये पता रहेगा तो आप अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे और अच्छे से अंकों की प्राप्ति कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर इससे संबंधित आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए तो आप ज़रूर संदेश जो चैट बॉक्स होता है वहाँ पर ले करके आप अपने सल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके आप किस तरह से हिंदी प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे और अच्छे अंकों की प्राप्ति करेंगे उसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 5 कृतियां रहेंगी। पहली कृति गद्य विभाग से संबंधित रहेगी और 20 अंकों के लिए रहेगी। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करते हुए चलूं कि ये 20 अंक के लिए जो गद्य विभाग पहली कृति के रूप में यानी फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में आपको आने वाला है, उसमें कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। देखिए, आप अपने टेक्स्ट बुक के इंडेक्स को देखेंगे, अनुक्रमणिका को देखेंगे, तो फर्स्ट जो आपका अनुक्रमणिका का पेज रहेगा वहां पर आपको 12 चैप्टर नजर आएंगे। ये 12 चैप्टर में सिर्फ चैप्टर प्रोज सेक्शन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि यहां पर पोएम से भी हैं और इसी आधार पर ये 12 चैप्टर जो है आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, कृति 1 और कृति 2। तो पहला जो कृति रहेगा वो गद्य विभाग से रहेगा। यहां पर आपको मैं ये भी बताता चल रहा हूं साथ में कि आपको यानी इस वर्ष आपको पूरे 12 के 12 चैप्टर नहीं करने हैं। मतलब गद्य विभाग में 6 चैप्टर है और पद्य विभाग में 6 चैप्टर है। तो यहां पर आपको सिर्फ 4 गद्य विभाग से संबंधित अध्यायों को पढ़ना है, समझना है, उनको सॉल्व करना है। और ठीक उसी तरह से पद्य विभाग में 6 चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक में है, लेकिन करना आपको सिर्फ 4 चैप्टर है। वो 4 प्रोज के कौन से हैं, 4 पोएम के कौन से हैं, पहले वो मैं आपको बता देता हूं और साथ में मैं आपको उसकी अहमियत, उसका इंपॉर्टेंस भी आपको बताता चल रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इन्हीं अध्यायों को आपको सही ढंग से समझ कर पढ़ना है, क्योंकि इन चैप्टर से, इन पाठों से आपको अंकों की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। देखिए, सबसे पहले आदर्श बदला, ध्यान रखिएगा, मैं प्रोज की बात कर रहा हूं, गद्य विभाग की बात कर रहा हूं। आदर्श बदला सुदर्शन द्वारा रचित यह कहानी है। इस एक चैप्टर को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका
पाप के 4 हथियार एक चैप्टर है। उसके बाद सुनो सुगंधा एक चैप्टर है। ओजोन विघटन का संकट, ये 4 चैप्टर आपको गद्य विभाग से रहेंगे। इन्हीं 4 चैप्टर में से आपको 20 अंकों की तैयारी करना है। अंकों की तैयारी कैसे करना है, प्रश्न किस प्रकार के रहेंगे, वो मैं पहले आपको इन कृतियों के बारे में बता दूं, इन चैप्टर के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद मैं एक एक करके आपको वहां पर समझाऊंगा। तो बात हो गई गद्य विभाग की, यानी पहले क्वेश्चन की, जो कि प्रोज से संबंधित है, गद्य विभाग से संबंधित है, 20 अंकों के लिए है। दूसरा जो है वो पोएम से रिलेटेड है, पद्य विभाग से संबंधित है और 20 अंकों के लिए ये भी है। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी आपको टेक्स्ट बुक में इंडेक्स में 6 चैप्टर है, 6 पोएम है, करना आपको 4 है। कौन कौन सा? फर्स्ट वन नवनिर्माण, त्रिलोचन जी की कविता है। उसके बाद मध्यकालीन पोएम आता है जिसमें गुरुबानी है, गुरु नानक द्वारा रचित है, और वृंद के दोहे कवि वृंद द्वारा रचित है। ये दोनों कविताएं जो है मध्यकालीन पीरियड में मानी जाती हैं और एक ही इनको हम कविता मानेंगे। उसके बाद फिर आपका पेड़ होने का अर्थ ये आपका रहेगा, और फिर लास्ट वन सिंगर जी का है, शिव सिंगर जी का, जो कि चैप्टर नाम है चुनिंदा शेर। कहने का मतलब यह कि 4 यहां पर आपको कविताएं करनी हैं। इसके अलावा 2 कविताएं और हैं जो कि 3rd चैप्टर नंबर और लास्ट वन लोकगीत, ये आपको नहीं करना है इस साल, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर भी इन 4 कविताओं से आपको 20 अंकों के लिए करना रहेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यानी 3rd कृति जो है वो विशेष अध्ययन से संबंधित है। इंडेक्स का आप पेज पढ़ लेंगे तो चैप्टर नंबर 13 ये आपका विशेष अध्ययन के लिए है। चैप्टर का नाम है कनुप्रिया, डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस एक अकेले चैप्टर से आपको 10 अंकों का प्रश्न आएगा। इसके लिए कोई दूसरा चैप्टर नहीं है, मतलब इसी एक चैप्टर को आप करके 10 अंकों की प्राप्ति आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये तो विशेष अध्ययन की बात हो गई। उसके बाद चौथी कृति यानी चौथा क्वेश्चन व्यवहारिक हिंदी, विभाग के आधार पर बता रहा हूं। चौथा क्वेश्चन व्यवहारिक हिंदी, इसके साथ अपठित गद्यांश जिसे आप अनसीन पैसेज कहते हैं, इसके साथ साथ आपको पारिभाषिक शब्दावली, ये कहां पर है? आपकी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल एंड साइज में पेज नंबर 109 पर और पेज नंबर 110 पर आपको ये मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी के शब्द हैं, ये आपको 4 मार्क्स का आने वाला है। तो इस प्रकार से ये जो कृति 4 है, व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश, पारिभाषिक शब्दावली, ये टोटल 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आने वाला है। लास्ट वन क्वेश्चन जो रहेगा वो व्याकरण से संबंधित रहेगा, जिसे कृति 5 के नाम पर जाना जाएगा। और यहां से आपको 5 प्रकार के व्याकरण खंड से संबंधित प्रश्न आएंगे। काल परिवर्तन, रस, अलंकार, मुहावरे, वाक्य अशुद्ध दिया रहेगा उसको शुद्ध करना होगा। ये पांचों का अंक के आधार पर 2-2 अंक रहेंगे। 10 मार्क्स का यहां पर क्वेश्चन आने वाला है। कहने का मतलब ये कि आपके टेक्स्ट बुक से 80 अंकों के लिए 5 कृतियों के लिए वेटेज मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से गद्य विभाग से, पद्य विभाग से, विशेष अध्ययन से और आपके व्यवहारिक हिंदी से और व्याकरण खंड से, ये इस प्रकार से आपको अपने दिमाग में इन 5 प्रश्न के प्रारूप को समझकर रखना है। अब हम चलते हैं आगे। इस कृतियों के अंदर क्वेश्चन के सब क्वेश्चन क्या हैं, कितने अंकों के लिए हैं, आपको कौन कौन सा चैप्टर करना है। क्यों? क्योंकि सारे चैप्टर ना करते हुए कुछ ही चैप्टर अगर हम कर लें और फुल फ्लेज मार्क्स हमको मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनेंगे ही नहीं, उसे नोट भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गद्य विभाग पहली कृति पहला क्वेश्चन जो कि 20 अंकों के लिए है, उसमें से कितने सब क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने अंकों के लिए रहेंगे और कौन सा चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये मैं सारी चीजें एक एक करके आपको बताता हूं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चैप्टरों के बारे में आप समझ लीजिए। यहां पर मैंने आपको पिछले कुछ पल पहले मैंने आपको बताया कि 6 चैप्टर हैं, 2 आपको चैप्टर नहीं करना है, आपको करना है 4 चैप्टर। उन 4 चैप्टर में से प्रोज की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट्स ध्यान सुनिएगा। गद्य विभाग चैप्टर वाले चैप्टर कौन कौन से चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, सुदर्शन द्वारा रचित कहानी आदर्श बदला। ये कहानी है,
इसमें से आपको एक पैराग्राफ, एक क्वेश्चन आना ही आना है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि हो सकता है यहां से आपको 10 अंकों के लिए भी आ सकता है, लेकिन कम से कम 6 मार्क्स का एक पैराग्राफ आपको जरूर रहेगा। तो ये इस एक चैप्टर को आपको एनी हाउ करना है। इस वजह से इस चैप्टर को करना है क्योंकि 1-2 पैराग्राफ आपको रहते हैं। कौन कौन से और किस सब क्वेश्चन के रूप में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले चैप्टर के बारे में आपको बता दूं तो आदर्श बदला, ये तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस चैप्टर को आपको करना ही करना है। उसके बाद आपके पास जो है पाप के 4 हथियार, ओजोन विघटन का संकट और सुनो सुगंधा, इसमें से, इन तीनों में से किसी 2 चैप्टर को जो आपको आसान लगे, यानी 4 चैप्टर में आदर्श बदला ये करना ही करना है। बाकी 3 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर जो आपको आसान लगता हो, कोई भी 3 में से 2 वो आप कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से सुनो सुगंधा और पाप के 4 हथियार ये थोड़ा आसान है, समझने में आता है, इंटरेस्टिंग है, तो इन 2 चैप्टर को आप कर सकते हैं। बाकी आप 3 में से कोई भी 2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपको इस तरह से चैप्टर को ध्यान में रखना है। अब वेटेज का मैं बात कर रहा हूं। देखिए, कृति 1 गद्य विभाग से संबंधित जो प्रश्न आएगा, पहला प्रश्न ये 4 सब क्वेश्चन में बटा रहेगा। और वो किस तरह से रहेगा? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। अब ध्यान ये रखना है कि छोटा आ और बड़ा आ, यहां पर आपको 2 अलग अलग चैप्टर से एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ये पैराग्राफ जो है ये 180 वर्ड से लेकर 200 वर्ड्स तक में एक पैराग्राफ रहेगा। इससे रिलेटेड अब मैं पहले पैराग्राफ की बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 1 4 सब क्वेश्चन में बटा है। पहला आ 1 पैराग्राफ, बड़ा आ 1 पैराग्राफ, छोटी ई यहां पर आपको लघुत्तरी क्वेश्चन रहेगा और बड़ी साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अब पहले पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। पहला पैराग्राफ जो रहेगा, किसी भी चैप्टर का एक पैराग्राफ रहेगा, 6 अंकों के लिए रहेगा। यह पैराग्राफ के लिए आपको 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहां पर ध्यान रखिएगा, कोई भी विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पैराग्राफ करना ही करना। और बड़ा आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि आपके सामने पैराग्राफ रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ शब्द आपको वहां पर नहीं लिखा रहेगा, वहां पर लिखा रहेगा परिच्छेद। तो परिच्छेद से संबंधित आपको प्रश्न रहेगा। 3 प्रकार के प्रश्न, कौन कौन से, कितने अंकों के लिए रहेगा? उस पैराग्राफ के नीचे आपको रहेगा आकलन करिए। आकलन में ये 2 अंकों के लिए किस टाइप का क्वेश्चन? संजाल करिए। आप लोग लोअर स्टैंडर्ड से करते चले आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। संजाल करिए, उस पैराग्राफ को पढ़िए, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझाने के लिए, पाप के 4 हथियार ये हैं। 4 हथियार के नाम बोर्ड लेटर में आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, फर्स्ट पेज पे नीचे लिखा हुआ है। कौन कौन से हैं वो आपको 4 बॉक्स बने रहेंगे, वहां पर आपको लिख देना है। ये आपका आधे मार्क्स के लिए 4 घटक हैं, आपको आधे मार्क्स का 2 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद शब्द संपदा, उसी पैराग्राफ से सेकंड टाइप का क्वेश्चन रहेगा। शब्द संपदा में आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्यों? यहां पर आपको व्याकरण से संबंधित वो प्रश्न आएंगे जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 के व्याकरण से संबंधित नहीं, अलग टाइप के प्रश्न आएंगे। कौन कौन से प्रश्न आएंगे? आपको यहां पर समानार्थी शब्द आ सकता है, पर्यायवाची रूप आ सकता है, लिंग पहचानने के लिए और परिवर्तन करने के लिए आ सकता है, यहां पर वचन बदलने के लिए आ सकता है, यहां पर उपसर्ग और प्रत्यय के लिए आ सकता है, यहां पर आपको उर्दू शब्द पैराग्राफ से ढूंढने के लिए आ सकता है, इंग्लिश शब्द पैराग्राफ से ढूंढने के लिए आ सकता है, यहां से आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है। सो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, इसलिए यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान ये रखना है 2 ही अंकों के लिए है, तो पहला संजाल वाला हो गया, दूसरा शब्द संपदा वाला, और थर्ड वन जो पैराग्राफ से संबंधित रहेगा ये भी आपका 2 अंकों के लिए रहेगा और बहुत आसान। अभिव्यक्ति के लिए, स्वमत के लिए, स्वमत, स्व यानी खुद, मत यानी ख्याल, विचार, थॉट्स, व्यू यानी आपके अपने विचार। यहां पर एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा कि मेरा विचार उससे रिलेटेड क्या है, यहां पर आपके विचार समझे जाएंगे कि आपने इस मुद्दे के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, इस विषय के बारे में क्या समझा। और ध्यान रखिएगा यहां पर आपको 40 से 50 शब्दों में यानी 5-6 लाइन, 6-7 लाइन में आपको आंसर लिखना होगा। यह आपका अपना मत होगा, यहां पर अंक आसानी से मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको आपको किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। ये 2 अंकों के लिए। कहने का मतलब कृति 1 का पहला पैराग्राफ,
6 अंकों के लिए। ठीक इसी प्रकार से कृति 1 में दूसरा यानी बड़ा आ, ये भी एक पैराग्राफ रहेगा। यहां से भी कोई बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न आएंगे जैसा मैंने पहले पैराग्राफ का बताया कि आपको आकलन के लिए संजाल करना, कृति पूर्ण करना, आकृति पूर्ण करना 2 अंकों के लिए, शब्द संपदा 2 अंकों के लिए, स्वमत 2 अंकों के लिए। तो कहने का मतलब ये कि पहला पैराग्राफ 6 अंक के लिए, दूसरा पैराग्राफ 6 अंक के लिए। अब कृति 1 का छोटी ई, यहां पर आपको लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न का मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर के बैक साइड में देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, लघु यानी शॉर्ट क्वेश्चंस, उनका आंसर आपको शॉर्ट में लिखना है, मतलब 80 से 100 शब्दों में लिखना है। ये आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर एक चीज और आपको मैं बता दूं, यहां पर आपको विकल्प रहेगा, यहां पर आपको ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ये रहेगा कि 3 प्रश्न लघुत्तरी रहेंगे, उनमें से आपको कोई 2 करना होगा। कितने कितने अंकों का? 3-3 अंकों का। मतलब ये कि ये 6 अंक का। अब आप अंक काउंट करिए। पहला पैराग्राफ 6 अंकों के लिए, दूसरा पैराग्राफ 6 अंकों के लिए, ये 2 लघुत्तरी क्वेश्चन, ये भी 3-3 अंक यानी 6 अंक, यानी आपके 18 अंक हो गए। बच रहा है 2 अंक और। क्यों? क्योंकि पहला गद्य विभाग ये 20 अंकों के लिए है। तो अब 2 अंक कहां से आएंगे? ये आपको मैं बता दूं बहुत आसान है। ये साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित 2 अंकों के लिए। यहां पर 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको 2 सॉल्व करना होगा। ये प्रश्न जो आएंगे इनका उत्तर कहां पर? देखिए कोई भी चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए पोएम का ही ले लीजिए, या किसी चैप्टर का ले लीजिए, आदर्श बदला का, तो चैप्टर के कहानी जहां से शुरू होती है और चैप्टर का नाम जहां लिख रहा होता है, वहां पर देखिए आपको पाठ परिचय, विधा परिचय और क्या नाम है, कवि परिचय या लेखक परिचय, ये सारी चीजें होती। तो आपको कहां से प्रश्न आएगा? विधा परिचय से आएगा। आपको कहां से प्रश्न आएगा? कृतियां, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कृतियां, यहां से। तो ये आपको अच्छे से ध्यान से याद करना रहेगा। आपको अगर क्वेश्चन में नंबर 1, 2 करके लिखना है तो 2 शब्दों में आंसर होगा, अगर 1 लिया है तो 1 वाक्य में लिखना रहेगा। तो बहुत आसान है, 4 विकल्प रहेंगे, उनमें से कोई 2 करना है, 1-1 अंक के लिए। तो आपका गद्य विभाग कृति 1 20 अंकों के लिए इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। अब मैं आपको पद्य विभाग यानी दूसरी कृति यानी दूसरा क्वेश्चन जो कि 20 अंकों के लिए है, उसके बारे में मैं बता दूं। स्टूडेंट, जिस तरह से गद्य विभाग में मैंने आपको बताया कि पहला जो कृति है वो 4 हिस्सों में बटी है, ठीक वैसे यहां पर भी है। ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 2, कृति नंबर 2, पद्य विभाग से संबंध, ये भी 4 सब क्वेश्चन में बटा रहेगा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। अब यहां पर पैराग्राफ क्या रहेगा? 10 से 12 लाइन की कोई पंक्ति रहेगी, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। तो पहला स्टेंजा यानी पहली 10-12 लाइन की पंक्ति, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे? बिल्कुल हिंदी के गद्य विभाग के पहले पैराग्राफ की तरह। कौन सा? आकलन, शब्द संपदा, स्वमत। आकलन में कौन सा आएगा? संजाल पूर्ण कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। बिल्कुल आपका बॉक्स में क्वेश्चन रहेगा, 4 ऊपर नीचे सर्कल में या ट्रायंगल, जो भी शेप में हो, आपके आंसर बॉक्स बने होंगे, आपको वहां पर आंसर लिखना होगा। इस तरह से ये आपका 2 अंक का हो जाता है। शब्द संपदा भी 2 अंक का हो जाएगा, स्वमत भी आपका 2 अंक हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि गद्य विभाग की तरह पद्य विभाग से ये आपको 6 अंकों के लिए इस तरह से आंसर को लिखना होगा। तो ये तो हो गया कृति 2 का पहला, ठीक इसे छोटा आ मतलब। अब बड़ा आ, यहां पर भी एक पोएम से 10-12 लाइन का स्टेंजा रहेगा। यहां से भी आपको 3 प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। वही संजाल पूर्ण कीजिए यानी आकलन कृति, आपका शब्द संपदा, आपका स्वमत। मतलब यहां पर भी 6 मार्क्स का, मतलब 2 स्टेंजा 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे? संजाल पूर्ण करना, शब्द संपदा या फिर स्वमत। इस तरह से ये कृति 2 का छोटा आ, बड़ा आ, ये 6-6 मार्क्स का हो गया। स्टूडेंट्स, अब यहां पर ध्यान देना है। थर्ड वन, ई जिसे हम कह रहे हैं, छोटी ई। यहां पर आपको एप्रिसिएशन, हिंदी में एक शब्द है रसास्वादन। आप अपनी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल लास्ट पेज पे चले जाइएगा, वहां पर 7-8 मुद्दे दिए गए हैं। उन 7-8 मुद्दों से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर लिखना होगा। ये जो आपकी 4 पोएम हैं, इनमें से ही रहेगा। कितने अंकों के लिए रहेगा? 6 अंकों के लिए। कितने तरीके से पूछा जाएगा? 2 तरीके से। करना 1 तरीके से है। और जो आसान है वो मैं आपको बता दूं। आसान क्या है कि जो पहला रहेगा
रसास्वादन दिए गए मुद्दों के आधार पर लिखिए। तब तो वहां पर 4 हेडिंग दी रहेंगी, 4 मुद्दे दिए रहेंगे। कौन से मुद्दे रहेंगे? आप अपनी टेक्स्ट बुक में लास्ट में जो पारिभाषिक शब्दावली वाला पेज है, जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे तो वहां पर 8 मुद्दे दिए गए, वहां से 4 मुद्दे दिए रहेंगे। रचनाकार का नाम, रचना का नाम या कवि का नाम, कविता का नाम, ये एक एक अंक के लिए। उसके बाद 2-2 अंक के लिए 2 मुद्दे और रहेंगे। वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? केंद्रीय भाव, प्रतीकात्मक रूप, या फिर पसंद की पंक्तियां और उनका आशय। तो ये 2-2 अंकों के लिए रहेंगे। तो कहने का मतलब ये कि रसास्वादन से संबंधित अगर आप करें आसानी के तौर पर, तो दिए गए मुद्दों के आधार पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो आप करेंगे तो वो आपके लिए आसान रहेगा और कम से कम समय में आप 6 अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। अथवा करके इसी से संबंधित या तो आप दिए गए मुद्दों के आधार पर करेंगे, अथवा करके एक और क्वेश्चन आएगा रसास्वादन से ही संबंधित रहेगा। वो क्वेश्चन कैसा रहेगा? वो कविता का नाम दिया रहेगा। मान लो चुनिंदा शेर, चुनिंदा शेर कविता का रसास्वादन आप अपने शब्दों में कीजिए। अब यहां पर आपको जितने भी मुद्दे वहां पर दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, उन सारे मुद्दों को उससे संबंधित अगर हैं वो आपको एक एक करके लिखना होगा। यहां पर ज्यादा समय भी जाएगा, ज्यादा सोचना भी है आपको। तो बेहतर आपके लिए यह है कि दिए गए मुद्दों के आधार पर जो पहले टाइप का रसास्वादन वाला प्रश्न है वो आप करेंगे तो वो आपके लिए आसान होगा। तो ये 6 अंकों का हो गया। इस तरह से पद्य विभाग में 3 क्वेश्चन 18 मार्क्स के हुए। बड़ी ई, ये वाला क्वेश्चन कैसा रहेगा? बिल्कुल गद्य विभाग की तरह कि साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न कहां से उठाए जाएंगे? चैप्टर के बाद में या पोएम के बाद में जो भी स्वाध्याय के लिए क्वेश्चंस दिए गए, आप लास्ट में पेज में देखेंगे तो वहां पर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित हेडिंग दिया गया है और 2 प्रश्न का ऑप्शन वहां पर दिया गया। वहां से वो प्रश्न आएंगे और इनका उत्तर कहां से आपको लिखना है? वही जहां पर कवि का नाम होता है, कवि का परिचय होता है, काव्य परिचय होता है, काव्य की विधा होती है, कवि के द्वारा लिखी गई किताबों की पुस्तकों के नाम होते हैं, वहां से आपको इनको उठाना रहेगा। विशेषतया विधा वाले पैराग्राफ से और कृतियां, प्रमुख कृतियां, इन 2 पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। यहां से आपको 2 अंकों की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। ध्यान रखिएगा, कृति 2 में चौथा जो 2 अंकों के लिए साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित, ये 4 पूछे जाएंगे विकल्प के तौर पर। करना आपको मात्र 2 रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, पहला गद्य विभाग से संबंधित 20 अंक का मैंने आपको बताया, पद्य विभाग से संबंधित दूसरी कृति यानी दूसरा क्वेश्चन, ये भी 20 मार्क्स का आपको मैंने बताया। अब आप इंडेक्स पे अगर होंगे तो पेज पलट लीजिएगा। चैप्टर नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 3, कृति नंबर 3, विशेष अध्ययन के लिए 10 अंकों का। अब यहां पर प्रश्न कैसा रहेगा? यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है चैप्टर का कि इसमें से आएगा किसमें ऐसे आएगा। यह विशेष अध्ययन के लिए एक ही चैप्टर दिया गया है, कनुप्रिया। कनुप्रिया राधा, कृष्ण की प्रेमिका राधा से संबंधित ये चैप्टर है, ये पोएम है। यहां से आपको एक पैराग्राफ रहेगा, एक परिच्छेद रहेगा। कितने शब्द, कितनी पंक्तियों में? 10 से 12 पंक्तियों में। यहां पर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? बिल्कुल गद्य विभाग और पद्य विभाग की तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे उस पैराग्राफ से रिलेटेड। पहला, आकलन कीजिए। आकलन में क्या आएगा? संजाल कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए, बॉक्स बना रहेगा, बीच में क्वेश्चंस रहेंगे, चारों तरफ बॉक्स बने रहेंगे। आपको पैराग्राफ से उसका आंसर ढूंढकर बॉक्स के अंदर लिखना होगा 2 अंकों के लिए। यह आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका रहेगा वो शब्द संपदा से, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपको मैंने गद्य विभाग का बताया, जैसे मैंने आपको पद्य विभाग का बताया कि वहां पर आपको विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है, वचन भी पूछा जा सकता है, लिंग भी पूछा जा सकता है, प्रत्यय, उपसर्ग या इस तरह के अन्य जो ग्रामर से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं वो यहां से आपको पूछे जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि टेक्स्ट बुक के बाहर से नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक के अंदर जो शब्द दिए गए हैं, जो रूप दिए गए, वहीं से आपको पूछा जाएगा। तो आप चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी से पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपका एक भी अंक नहीं छूटने वाला है। तो पहला आपको पैराग्राफ रहेगा 6 अंकों के लिए, क्योंकि संजाल 2 अंक के लिए, शब्द संपदा 2 अंक के लिए, स्वमत 2 अंक के लिए, ये 6 अंक के लिए हो गया। दूसरा, विशेष अध्ययन से संबंधित आपको लघुत्तरी टाइप का एक प्रश्न रहेगा 4 अंकों के लिए। आपको यहां पर 80 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होगा। 80 शब्दों का मतलब यहां पर 8 से 10 लाइन मैक्सिमम।
और यहां पर आपको विकल्प रहेगा, ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चंस रहेंगे, कोई एक आपको करना है, तो ये भी आसान है। और कहां से क्वेश्चन आएगा? कनुप्रिया से ही आने वाला है, उसी एक चैप्टर से आने वाला है। तो ये आपका हो गया कनुप्रिया का विशेष अध्ययन वाला चैप्टर, और यहां से आपको 10 अंकों की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। चौथी कृति, यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये चौथी कृति जो है व्यवहारिक हिंदी, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17, 18 आपको नहीं रहेगा। 18 को इस बार के बच्चों के लिए हटा दिया गया है। इन 4 चैप्टर से अंकों की प्राप्ति कितनी कर सकते हैं आप? 10 अंकों की। कैसे? सबसे पहले आप समझिए कि इनके प्रश्न का तरीका क्या रहेगा जो आपसे पूछा जाने वाला है और आपको करना कैसे है। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो चाहे पल्लवन को ले लीजिए चाहे फीचर लेखन को ले लीजिए, इन दोनों चैप्टर में से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? जैसे एक कोटेशन दे दिया जाएगा, एक स्लोगन दिया जाएगा, अस्तो मां सदगमय, इस पर पल्लवन कीजिए, या आपको यह दे दिया जाएगा 9 2 11 हो जाना, एक और एक मिलकर 11 होना। इस तरह से आपको दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप इस पर पल्लवन कीजिए। अब ये पल्लवन आप कैसे करना है, ये आप डॉक्टर दयानंद तिवारी का चैप्टर पल्लवन ये आप पढ़िए, वहां आप आसानी से समझ सकते हैं। 6 अंकों के लिए दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेगा, ध्यान रखिएगा। और कितने अंकों कितने शब्दों में इसको लिखना है? आपको इसको लिखना है 200 शब्द, तकरीबन आपको 120 वर्ड्स में, मतलब आपको 12 से 15 लाइन में, मैक्सिमम 15 लाइन में इसका आंसर लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना। ये 6 अंकों के लिए आसान। इससे हटकर जो मेरी नजर से है अथवा करके क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आने वाला है, कौन सा? पैराग्राफ। पैराग्राफ आपने गद्य विभाग में भी किया है, पैराग्राफ आपने पोएम में भी किया है, पैराग्राफ आपने विशेष अध्ययन में भी किया है। बिल्कुल उसी टाइप का, उसी तर्ज का, उसी स्तर का ये पैराग्राफ भी रहेगा, ये परिच्छेद भी रहेगा। इस परिच्छेद की जो लाइन होगी, जो लेंथ होगी, वो आपकी 200 शब्दों की रहेगी, मैक्सिमम 200 शब्दों का परिच्छेद रहेगा। वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 अंकों वाले। कौन से? आकलन वाला, संजाल कीजिए, कृति कीजिए, आकृति कीजिए, 2 अंकों के लिए। शब्द संपदा 2 अंकों के लिए। अभिव्यक्ति वाला यानी स्वमत 2 अंकों के लिए। ये आपका क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा क्योंकि पैराग्राफ आपके सामने है, वहां पढ़ना है और आपको आंसर लिखना है। तो या तो आप दीर्घोत्तरी वाला प्रश्न करेंगे या तो फिर इस पैराग्राफ वाला, इन दोनों में से कोई एक 6 अंकों के लिए है। उसके बाद इसी से संबंधित यानी व्यवहारिक हिंदी से ही संबंधित 4 अंकों का और प्रश्न रहेगा, वो लघुत्तरी प्रश्न रहेगा। 2 प्रश्न दिए रहेंगे आपको 80 to 100 वर्ड्स में, यानी 10 से 11 लाइन में इसका आंसर लिखना होगा। और ये प्रश्न कहाँ से आएंगे? आपके चैप्टर के बिल्कुल, यानी पल्लवन हुआ, ब्लॉग लेखन हुआ, मैं उद्घोषक हुआ, इन चैप्टर के आखिर में, अंत में जो स्वाध्याय के लिए प्रश्न दिए रहते हैं, वहां से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 2 में से कोई एक 4 अंकों के लिए रहेगा। ये तो करना ही है। अथवा करके एक और विकल्प आपको दिया गया है कि वहां पर आपको दिया रहेगा वाक्य फिर से लिखिए, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि 4 चैप्टर से एक लाइन दिया रहेगा। लाइन में कुछ शब्द अलग रहेंगे या ऑप्शन के तौर पर रहेंगे, आपको लाइन को पढ़ना है। ऑप्शन के लिए जो शब्द आपको सटीक लगेगा, उचित लगेगा, वो वहां पर आपको रखना होगा। लेकिन ये कहां से कौन सी लाइन दे दी जाएगी, ये आपके लिए थोड़ा दर्द सिर रहेगा। इसलिए बेहतर मेरे हिसाब से लघुत्तरी वाला प्रश्न की 2 दिया गया है, उनमें से कोई एक आप आसानी से करिए। 10 से 11 लाइन में 4 अंकों की आसानी से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका व्यवहारिक हिंदी का एक सब आधा क्वेश्चन। बाकी का 10 अंक के लिए आपको अनसीन पैसेज, जिसे हिंदी में कहते हैं अपठित गद्यांश, बिल्कुल आपके गद्य विभाग, पद्य विभाग, विशेष अध्ययन और व्यवहारिक हिंदी का जैसा पैराग्राफ था, जैसा परिच्छेद था, बिल्कुल अनसीन पैसेज वैसे ही रहेगा। बस अंतर क्या है? अनसीन है। आपने ये पैराग्राफ इससे पहले नहीं देखा होगा, बट जो प्रश्न को हल करने का तरीका है वो बिल्कुल एक जैसा है। कैसा क्वेश्चन रहने वाला है? वही कि पैराग्राफ दिया गया है,
वहां से आपको आकलन के लिए आएगा। 2 अंकों का प्रश्न किस टाइप का रहेगा? संजाल कीजिए, कृति कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, वही बॉक्स बना रहेगा, 4 बॉक्स आजू बाजू में ऊपर नीचे रहेंगे और आपको वहां से आंसर पैराग्राफ से ढूंढकर वहां पर लिखना होगा। ये 4 बॉक्स बने रहेंगे क्योंकि हाफ हाफ अंक का रहता है, 2 अंकों के लिए ये रहता है। तो एक तो ये हो गया 6 अंकों के लिए अनसीन पैसेज। उसके अलावा 4 मार्क्स का इसी व्यवहारिक हिंदी में और एक क्वेश्चन आने वाला है और वो क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्दावली। ये पारिभाषिक शब्दावली कहां से आएगा? आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 109-10 लास्ट के पेजेस अगर आप पलट कर देखेंगे तो वहां से आने वाला है। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको थोड़ा एक तरह से टिप जिसे आप बोलते हैं एक बताना चाहता हूं, वो ये कि देखिए पारिभाषिक शब्दावली में आपको पूछा जाएगा 8 शब्द दिए रहेंगे। वहां पर कहा जाएगा कि इनके 4 शब्दों का पारिभाषिक शब्दावली रूप बदलिए, यानी इंग्लिश में दिया रहेगा, उसको आपको हिंदी में करना है। अब यहां पर आपको ध्यान ये आपको देना है कि 8 दिए गए हैं तो आप सिर्फ 4 नहीं करेंगे। पूछा जा रहा है 4, लेकिन आप सिर्फ 4 नहीं करेंगे, आप 8 के 8 करेंगे। और मैंने जो टिप वाली बात की वो ये कि अगर आप पारिभाषिक शब्दावली के पेजेस देखिए तो 4 हिस्सों में वो पारिभाषिक शब्दावली बटे हुए हैं। अगर आप पेज नंबर 10 पर जाएं, बिल्कुल 3rd और 4th वाला जो हेडिंग दिया गया है वो कितने शब्द हैं? वो 10 शब्द हैं। और अगर तकनीकी दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो 4 हिस्सों में बटा है, 8 शब्द दिए जाने वाले हैं, तो हर सेक्शन से 2-2 शब्द आपको दिए जाएंगे। करना कितना है? 4। तो क्यों ना हम लास्ट के 3rd और 4th वाले जो 10 शब्द दिए गए हैं इनको रट डालें। अगर हमको अच्छे अंक हासिल करना है तो रट डालें। इन्हीं में से आपको 4 पूछे जाएंगे, आप 4 आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ आप 1st और 2nd का जो पारिभाषिक शब्दावली है वो भी आप थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा ट्रिकी मैंने आपको बताया। यहां से 4 अंकों की जो प्राप्ति है वो आप आसानी से कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन, कृति नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये व्याकरण खंड से संबंधित है। यहां पर आपको एक चीज और मैं बता दूं, आपकी टेक्स्ट बुक से संबंधित ही आने वाला है। जो भी एग्जाम्पल रहेंगे, चाहे वो काल परिवर्तन हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो अलंकार हो, चाहे वो मुहावरे हो, चाहे फिर वो आपके वाक्य शुद्धिकरण के लिए आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया हो, कोई भी वाक्य हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, आपकी टेक्स्ट बुक के बाहर से नहीं आने वाला है। तो आप टेक्स्ट बुक को ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। यहां पर आपको जो प्रश्न आने वाला है, देखिए मुहावरे काल परिवर्तन आप लोअर स्टैंडर्ड से करते चले आ रहे हैं, इसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। वाक्य दिया रहेगा, आगे ब्रैकेट में रहेगा कि इस रूप में आपको बदलना है, फौरन उस रूप में बदल लीजिए। उसके बाद दूसरा रहेगा रस। आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए वहां पर दिया गया है 11 रसों के बारे में बताया गया है, आपको 6 रस करने हैं। और ये 6 रस किस तरह से, देखिए आप पेज नंबर 30 पर चले जाइए, पेज नंबर 40 पर चले जाइए, पेज नंबर 56 पर चले जाइए, वहां पर आपको दिया गया है 6 अलग अलग रसों के बारे में एग्जाम्पल के साथ। स्टूडेंट्स, हर रस के साथ 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। उन 2 एग्जाम्पल में से ही आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, कृति पत्रिका में दिया जाएगा, कहीं बाहर से नहीं दिया जाएगा। करना क्या रहेगा, काव्य पंक्तियां दी गई हैं, पहचानना रहेगा कि इसमें कौन सा रस है, आपको आगे लिख देना है। अगर आपने कविता का भावार्थ समझ लिया है तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि श्रृंगार रस है, वीभत्स रस है, रौद्र रस है, शांत रस है, अद्भुत रस है या फिर भक्ति रस है। ये 6 ही प्रकार के आने वाले हैं। तो यहां से आपको 2 अंकों की प्राप्ति उन 6 रसों में से। ध्यान रखिएगा, अगर 6 आप नहीं कर पा रहे तो 4 रस अच्छे से कर लीजिए। इन 4 में से एक आपको एग्जाम्पल आएगा ही, और करना तो मात्र 2 ही है। आंसर जो आपको जो अच्छे अंक मिलने वो 2 के आधार पर। लेकिन यहां पर मैं आपको रिपीट करके बता दूं कि व्याकरण खंड में जितने भी विकल्प, चाहे काल परिवर्तन हो, रस हो, अलंकार हो, मुहावरे हो, कोई भी हो, सब 4-4 विकल्पों के साथ आएगा और आपसे पूछा जाएगा मात्र 2 करने के लिए। तो आप सिर्फ 2 मत करिएगा, अब 4 के 4 करिएगा। खुदा ना खास्ता कोई एक गड़बड़ हो गया तो बाकी 2 तीसरे चौथे में से जो सही रहेगा वो आपको अंक वहां पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 ही किया है फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहां पर विकल्पों को मत छोड़िएगा। हां, दीर्घोत्तरी वाले प्रश्नों में रिपीट मत करिएगा। प्रश्न के जो उत्तर हैं जिनको आपको वर्ड्स में लिखना है, 100 वर्ड्स, 120 वर्ड्स, वहां पर रिपीट नहीं करना है। वहां पर एक पूछा है तो एक ही करिए। ठीक इसी तरह से आपका कहावत अलंकार के बारे में, अलंकार 12th में अर्था अलंकार वाला है।
अर्थालंकार के 5 प्रकार हैं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत। ये 5 अलंकार के काव्य पंक्तियां उदाहरण के तौर पर दी गई हैं। उन काव्य पंक्तियों में से ही आपके एग्जाम में आने वाला है, आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, उससे बाहर नहीं आने वाला है। काव्य पंक्तियां दी रहेंगी, आपको पहचानना होगा यहां पर रूपक है कि उपमा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि अतिशयोक्ति है कि आपका दृष्टांत। तो जो भी उदाहरण जिससे संबंधित हो आप ध्यान रखिएगा और आप वहां पर आसानी से कर सकते हैं। यहां पर फिर मैं आपको बता दूं कि 5 प्रकार अलंकार के एग्जाम्पल दिया जाएगा 4, तो कम से कम 4 नहीं तो 3 आप अलंकार जरूर अच्छे से करके जाइएगा। क्यों? 4 एग्जाम्पल दिया रहेगा, करना सही 2 है लेकिन करना बाकी पूरे भी हैं। तो इस तरह से आपका अलंकार हो जाता है। मुहावरे आप लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपको यहां पर समझना क्या है, मुहावरे में स्टूडेंट्स गड़बड़ी क्या करते हैं। मुहावरे वाला शब्द आया, खुश, अरे मेरे को तो आता है। आपने मुहावरा लिखा, उसका अर्थ लिखा, खुशी में है बिल्कुल, और आप जब वाक्य लिखने जा रहे हैं तो अर्थ को वाक्य में प्रयोग कर दे रहे हैं, ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। ध्यान क्या रखना है मुहावरे में, मुहावरे वाला शब्द लिखकर ब्रैकेट में उसका अर्थ लिखना है, और जब आप वाक्य लिखेंगे तो वाक्य में अर्थ को नहीं मुहावरे वाले शब्द को लिखना है। उदाहरण के तौर पर चेहरा तमतमाना, इसका अर्थ गुस्सा होना, क्रोधित हो जाना। पुत्र के फेल होने की समाचार सुनकर, पुत्र के फेल हो जाने के बारे में जानकर पिताजी का चेहरा तमतमा उठा, ये सही है, न कि ये कि बेटे के फेल हो जाने की खबर सुनकर पिताजी गुस्सा हो गए, ये गलत हो जाएगा। तो अर्थ आप जरूर लिखिए, लेकिन मुहावरे में, मुहावरे वाक्य में जो है मुहावरे वाला शब्द आप प्रयोग करेंगे। आप लोग जल्दबाजी में ये गड़बड़ी कर देते हैं, इसलिए आपका अंक वहां पर कट जाता है। ध्यान रखना है, अर्थ के लिए आधा मार्क्स, वाक्य के लिए आधा मार्क्स। तो इस तरह से 1 अंक के लिए, और करना कितना है 2, 4 विकल्प के साथ आएंगे। ठीक ऐसे ही आपको वाक्य शुद्धिकरण के लिए रहेगा स्टूडेंट्स। वाक्य शुद्धिकरण में अक्सर जो सही है वो आप गलत कर बैठते हैं, कारण आप ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान किस बात का नहीं देते हैं? इस बात का कि अक्सर जो त्रुटियां होती हैं वाक्य अशुद्धिकरण में, वो क्रियाओं के साथ होती हैं। राम का रामा नहीं होगा, रामू नहीं होगा, राम राम ही रहने वाला। सब्जेक्ट में गड़बड़ियां नहीं होती हैं। अधिकतर जो गड़बड़ियां होती हैं वो क्रिया वाले शब्दों में होती हैं। कि सीता मैदान में दौड़ता है, अब सीता स्त्रीलिंग है, दौड़ना आप जो है पुल्लिंग बता रहे हो, तो गलत हो गया। राम खाना खाती है, आप समझ सकते हैं। यानी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वो त्रुटि, वो गड़बड़ी नजर आएगी और आप आसानी से उत्तर सही करके फिर से लिख सकते हैं। कभी कभी वाक्य में 2 जगह मात्राओं की गड़बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ कर देते हैं, छोटी बड़ी कर देते हैं। और अक्सर आप स्टूडेंट्स गड़बड़ी कहां पर करते हैं? का में छोटी ई की मात्रा, का में बड़ी ई की मात्रा। ध्यान रखिएगा, जो का में छोटी ई की मात्रा होती है वो 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसे हम अव्यय कहते हैं, कंजंक्शन वर्ड होता है। उसने कहा कि वो तैयारी कर लेगा, तब का में छोटी ई की मात्रा। और जो बड़ी की मात्रा होती है ये भूतकालिक रूप होता है, उसने पढ़ाई की, वो उसकी किताब है, तो वहां पर बड़ी ई की मात्रा होगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि मात्राओं की गड़बड़ी कहां पर होती है। आप 2 बार सही से वाक्य पढ़ेंगे, अपने आप आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि मात्राओं की गड़बड़ी कहां पर हुई है। ऐसा ना हो सही करने की जगह सही को गलत कर बैठे। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि जो भी पैटर्न, जो भी अंकों का वितरण बोर्ड के तरफ से है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर, अच्छे से सुनकर, अच्छे से समझकर अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकें, ये आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरी आशीष है आप लोगों के लिए कि आप आने वाले वक्त में सफल हों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you liked this video, then do give me a thumbs up. Also share it with your friends and others so that even they can benefit out of it. Subscribe to our channel for more such videos and don't forget to hit the bell icon.